अब आप देख सकते हैं कि इनकी खोपड़िया पर ये एक चिप लग रहा है। इट इज मोर और लेस सिमिलर टू द न्यूरल लिंक, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो हमारे दिमाग के कुछ डेटा को अपने साथ ले जाए। कि पार्टिसिपेंट ने अपना एक पासवर्ड सेट किया था, चिट्टी चिट्टी बैंग बैंग। देखो, जब भी तुम इंटरनेट चलाते हो ना, तो तुम्हारा एक चीज बहुत ही प्रोमिनेंट होता है कि तुमने ऐसे कुछ भी चीज रिक्वेस्ट किया, वो तुरंत तुरंत तुम्हारे फोन में लोड हो जाए। मतलब इंटरनेट की स्पीड तुम्हें अच्छी खासी चाहिए। जो आजकल के नए इंजन आते हैं BS4 BS6 से रिलेटेड, तो उन सभी के पास में स्टॉपर्स ये प्लास्टिक वगैरह के नहीं लगे होते हैं, उनके पास अच्छे से होते हैं। जरा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि शुगर केन को के प्राइस को सरकार किस तरीके से, किस स्कीम के अंतर्गत कंट्रोल करती है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू PW ओनली IAS। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस, और वो भी बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में। एंड आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि पिछले 2 हफ्तों में हमारे करंट अफेयर्स क्या क्या रहे। लास्ट वीक हम शायद इस सेशन को नहीं ले पाए थे, सो सॉरी फॉर दैट। और इसीलिए मैंने पिछले वीक का भी एक आर्टिकल इंक्लूड कर लिया है, जो कि इंपॉर्टेंट है अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के परस्पेक्टिव से। आपको अगर इस पूरे प्रेजेंटेशन, इस पूरे PDF की रिक्वायरमेंट अगर होगी भाई साहब, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कोई डाउट्स हैं तो आप यहाँ पर आके पूछ सकते हैं। मोटा मोटा अगर तौर पर हम बात करें, तो आज के इस सेक्शन में हम लोग 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। 3 टॉपिक्स जो हैं हमारे पास में, इनमें से सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा, वो है हमारे लिए एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड ब्रेन की। हाँ भाई, ये कुछ नया आया है। अभी तक इसके पहले हम लोगों ने न्यूरल लिंक के बारे में बात किया था। तो हम जरा एक बार देखेंगे इसमें भी क्या है। ये हमारे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल जो हम बात कर रहे हैं वो है कि आजकल आपको भी पता होगा कि हमारे इलॉन मस्क भैया जो हैं, वो अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बेसिस पर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट देने की बात कर रहे हैं। तो हम आज के एक आर्टिकल में द हिंदू क्या आया था कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट जो है वो काम कैसे करता है, उसके बारे में, और कुछ इसके खासियत और कुछ इसकी बुराइयां यहाँ पर लिखी हुई हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और तीसरा आर्टिकल जो हमें आ रहा है, वो तीसरा आर्टिकल आज हमारा होगा आपके इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के साथ, EBP, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, जिसमें कि हम लोग बोल रहे हैं E20 पेट्रोल जो है वो हमें लाना चाहिए, वो हमें लाना है। इनफैक्ट EBP प्रोग्राम के अंदर में E20 पेट्रोल जो है वो हमें अचीव करना है 2025 तक। तो जरा इसके कुछ बेसिक्स के बारे में हम समझेंगे। 2 आर्टिकल्स यहाँ पर भी हैं, इसके 2 आर्टिकल्स हैं यहाँ। दोनों के दोनों आर्टिकल्स अलग अलग दिन द हिंदू में आए थे। इन दोनों को हम कंबाइन करके एक बार पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। सबसे पहला आर्टिकल से स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहला आर्टिकल हमारे सामने जो आता है, वो आता है बेटा, हाउ साइंटिस्ट बिल्ड अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड माइंड रीडिंग ब्रेन इम्प्लांट। अब आप देख सकते हैं कि इनकी खोपड़िया पर ये चिप लग रहा है। इट इज मोर और लेस सिमिलर टू द न्यूरल लिंक। हम बोल रहे हैं कि आखिरकार इसका फायदा क्या होगा, क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। इसका बहुत बेसिक सा फंडा है कि मान लो कि अगर आपको अपने दिमाग के कंट्रोल से कोई भी एक डिवाइस को एक्सेस करना है, या फिर हम बोलते हैं कि इसी चीज में हमारे पास एक डर ये भी है कि हम जब भी उस डिवाइस से कनेक्ट करेंगे, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो हमारे दिमाग के कुछ डेटा को अपने साथ ले जाए। तो हम सिर्फ ट्रस्टवर्दी डिवाइसेस से ही अपने दिमाग को कनेक्ट कराना चाहते हैं। तो अब हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमें उन डिवाइसेस में पासवर्ड लगा देना। और वो पासवर्ड ओपन कैसे होगा, जब भी हम अपने दिमाग में उन पासवर्ड के बारे में सोचेंगे। जैसे कि मान लो है चिट चैट, तो मैंने जैसे ही अपने दिमाग में सोचा चिट चैट, हाँ, ऐसा सोचा, तो तुरंत वो डिवाइस ओपन, है ना। तो यही यही बात होती है क्या, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। ये किसी भी डिवाइस को एक्सेस करना है तो हमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड ये पूरा का पूरा सिस्टम समझना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हो कि साइंटिस्ट ने इसको क्या बोला है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बोला है। कि हम लोग कई सारे, मतलब कई सारे कंप्यूटर्स के साथ अपने ब्रेन्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप बोल सकते हो कि एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सब लगा होगा, और इसी के बेसिस पर सारा का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम भी चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अलावा जो की फाइंडिंग्स हैं इसमें, वो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, इनर स्पीच इन मोटर कॉर्टेक्स एंड इम्प्लीकेशंस फॉर स्पीच न्यूरोप्रोस्थेसिस। अब इसका मतलब मैं सरल भाषा में समझा देता हूँ, इतना डिफिकल्ट तो क्या ही समझना आपको। सिंपल भाषा में ये है कि इन्होंने क्या किया है, जैसे ही आपकी जो इनर स्पीच होती है, जैसे जब भी हम लोग कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, जब भी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे ब्रेन जो है मुझे इन सभी बातों को बोलने का सिग्नल देता है।
अब ये सारे प्रोसेस इतने स्पीडली होते हैं, इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होते हैं कि वी कुड नॉट रिकॉग्नाइज कि हमारे ब्रेन ने सिग्नल भेजा है, हाँ अच्छा 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 ये बोलना है, हाँ अब बोल रहा है। इतना डिलेड रिस्पॉन्स नहीं होता है कुछ, इंस्टेंटली होता है, वी कैन इंस्टेंटली टॉक टू ईच अदर। तो वही बोल रहा है कि ब्रेन भी जो है ना वो इंस्टेंटली, आप कुछ भी सोच रहे होगे उस चीज को, जो भी आपने आपकी इनर स्पीच जो है उसको आपके मोटर कॉर्टेक्स के साथ जोड़ के वो उसको भी अब आइडेंटिफाई कर सकता है। यहां पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएस का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रहा था। तो इन्होंने क्या किया है, यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि वाई आर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस सिग्निफिकेंट, क्यों चाहिए आखिरकार हमें। सबसे पहले तो यही बात आनी चाहिए भाई, क्यों चाहिए आखिरकार। हम बोल रहे हैं कि ये सारे के सारे जो है ना वो किसी भी डिवाइस की किसी एप्लीकेशन को माइंड से कंट्रोल करने की बात करते हैं। यहां पर जब भी कोई भी पर्सन किसी भी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे मान लो कि उसको एक लैंप स्विच ऑन करना है, तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि अच्छा, किसी को भी नॉर्मली स्विच ऑन करना होगा तो उसका ब्रेन से सिग्नल आएगा, ओए भाई ओए हाथ कहाँ जा रहा है तू, चल जल्दी से स्विच के पास जा। तो ये जाएगा स्विच के पास, स्विच ऑन, और स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रिक करंट लैंप में दौड़ेगी और लैंप जल जाएगा। हमने बोला इसमें 3 स्टेप्स थे। पहला, ब्रेन का सिग्नल हाथ को, हाथ गया वहां पर ऐसे स्विच किया, और फिर उसके बाद लैंप के अंदर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो के लैंप जल गया। 3 स्टेप्स। हमने बोला इसका जो बीच वाला स्टेप है उसको हटा देते हैं, कि हमारा हाथ वहां पर जाएगा ऐसे स्विच ऑन, ये करना ही नहीं है, हमें बस अपना सोचना है और लैंप ऑन हो जाएगा। इसी को हम लोग समझना चाहते हैं, इसी पार्ट को हम लोग देखना चाहते हैं। अब तुम खुद सोचो कि ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिसेबल्ड लोग हैं, है ना, दिव्यांग लोग हैं हमारे पास में, जो कि जिनको भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि दे कुड नॉट परफॉर्म सच टास्क। अगर वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर सकते टास्क तो उनके लिए बहुत ईजी है, जस्ट दे हैव टू थिंक और काम हो जाएगा, अगर सोचने से काम हो जाए। तो इसीलिए है कि यहाँ पर हमने क्या किया, सेकंड स्टेप को स्किप कर दिया, और इसीलिए यहाँ पर एक प्रॉमिसिंग टूल बन रहा है उन लोगों के लिए जिनके पास में फिजिकल डिसेबिलिटी। तो आप देख सकते हो इसके लिए तो अच्छा खासा आपके पास मतलब एक मोटिव है। अब दूसरा है कि वाई वॉज अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड बीसीआई, बीसीआई बोले तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डेवलप। इसको डेवलप क्यों किया गया, बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं कि सॉरी हाउ वाज कैसे किया गया, तो हम बोल रहे हैं कि हमारे जो इंटरनल स्पीच पर फोकस है पूरा, एक ऐसा डिवाइस जो कि ये नहीं कहता है कि अच्छा तुम कुछ बोलो और मैं उन ऑडियो वेव्स को क्या करूंगा, उन ऑडियो वेव्स को आइडेंटिफाई करके बताऊंगा। जैसे कि हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, ऐसा भी एक डिवाइस बना सकते हैं, किसी ने बोला आहा हा नमस्कार देवियों और सज्जनों, तो ऐसा कोई बोल रहा है तो बोलेगा अरे अमिताभ बच्चन साहब आ गए, क्या लग रहा है। तो ये जो वॉइस रिकॉग्निशन होते हैं, ये वॉइस रिकॉग्निशन तो अलग चीज है, इसमें तो हमें बोलना पड़ता है। इसमें बेसिकली हमारे साउंड वेव के बारे में बात होती है, साउंड वेव जो है वो इसको ट्रैक करता है, लेकिन यहाँ पर साउंड वेव की बात ही नहीं है। यहाँ तो ब्रेन के थॉट्स की बात है, वो थॉट्स जो भी सिग्नल जनरेट करते हैं उन सिग्नल्स को पढ़ने की बात है। और ये बेसिकली हम बोल रहे हैं कि एक रीजन है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स क्या है भाई, एक रीजन जो कि हमारे वॉलेंटरी मूवमेंट्स को ट्रेस करता है। यहाँ पर यहाँ पर हमने बोला कि हम लोग पार्टिसिपेंट्स के ब्रेन एक्टिविटीज को थोड़े बहुत रिकॉर्ड करके उनको डिस्कवर किया कि अच्छा ये इंटरनल स्पीच जनरेट होती है, इसके पीछे कोई न्यूरॉन सिग्नल्स होते हैं, और जब जब ये इंटरनल स्पीच बोला जाएगा तब तब यही सेम न्यूरल सिग्नल्स जनरेट होंगे। तो जब सेम ही न्यूरल सिग्नल्स जनरेट होने तो हम फिर तो इसका कोड बना ही सकते हैं कि जब ये जनरेट हो इसका मतलब ये, जब ये जनरेट हो इसका मतलब ये, एंड दैट इज हाउ वी हैव डेवलप्ड दिस। फिर हम बोल रहे हैं कि अब इसको अगर सोचो कि हम लोगों ने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करने के लिए, तो भी बहुत शानदार चीज है। आप सोचो कि आप अपना सारा इंफॉर्मेशन जो जैसा सोचते हो वो सब का सब सीधा सीधा एआई को ट्रांसफर कर दिया, ट्रेन करने में काम आ गया। हम बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल के लिए जो डिवाइस अभी बना है बीसीआई, अपने पास में ये 74% चीजों को करेक्टली इंटरप्रेट कर ले रहा है। फ्यूचर में इसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, और यही इसमें लिखा हुआ था कि पार्टिसिपेंट ने अपना एक पासवर्ड सेट किया था, चिट्टी चिट्टी बैंग बैंग। हाँ भाई, यही पासवर्ड था। उसने जैसा ही, एक बच्चों का नॉवेल है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उस बच्चों के नॉवेल पर ये आधारित था, तो उन्होंने जैसे ही इसको पासवर्ड अपने दिमाग में सोचा, वो तुरंत ही वो डिवाइस एक्सेस करने के लिए काबिल हो गया। तो वही चीज है कि अब इससे यही फायदा होगा हमारा। इसी तरीके से जो अगला आर्टिकल है बेटा, वो है कि हाउ द सैटेलाइट इंटरनेट वर्क, कैसे सैटेलाइट इंटरनेट वर्क करता है। अब इसके लिए कुछ कुछ बातें तुम्हें समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले तुम ये समझो कि अभी के लिए जो हमारे पास नॉर्मल सैटेलाइट सिस्टम आते हैं, या सॉरी जो अभी हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन आते थे,
वो तुम्हारे पास देखते हो कि पोल से वो एक वायर लेके आते हैं तुम्हारे यहाँ, हो सकता है ऑप्टिकल फाइबर वायर हो, और फिर वो घर पर एक मॉडेम लगाते हैं और फिर उससे कनेक्ट करते हैं। अब इसका सब कुछ तामझाम गया, पोल से कोई वायर लेके आने की जरूरत नहीं है। छत के ऊपर जाओ, छत के ऊपर एक एंटीना, ऐसा कुछ स्क्वायर शेप का एंटीना होता है, यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा, इसको लगा देते हैं, और इसको लगाने से क्या होता है भाई साहब, इंटरनेट के कनेक्शन आने लगते हैं। अब ये कैसे हो रहा है, हम बोल रहे हैं ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि अगर ये अर्थ है, तो इस अर्थ के चारों तरफ हम लोगों ने इतने सारे सैटेलाइट्स लगा दिए हैं, पूरे के स्फीयर शेप में हमने क्या किया है, सैटेलाइट्स को कवर कर दिया है, और इसके बेसिस पर हम लोग अर्थ के ऊपर जब भी इंटरनेट की जरूरत पड़ती है तो हम सीधे सीधे इनसे कनेक्शंस ले सकते हैं, इनसे कनेक्शंस ले सकते हैं, जहां पर भी रिक्वायरमेंट होगी ये सैटेलाइट्स अपने कनेक्शंस हमें दे सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पेस बेस्ड इंटरनेट, स्पेस बेस्ड इंटरनेट। तो इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें अभी भी क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए। हमें चाहिए एक तो ग्राउंड स्टेशन, और दूसरा चाहिए हमें सोर्स, और सॉरी हमें चाहिए एक सैटेलाइट इंटरनेट। तो सैटेलाइट इंटरनेट, इंटरनेट इंटर सैटेलाइट लिंक जो है अपने पास में, ऊपर मान लेते हैं कि ये हमारे पास अर्थ है, और अर्थ के ऊपर यहाँ पर अपना सैटेलाइट का एक कॉन्स्टिलेशन लगा हुआ है। आप समझना कि बहुत सारे होंगे ये, क्योंकि ये कहाँ पर है, ये है हमारे बेटा लो अर्थ ऑर्बिट। बट इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि सारे के सारे सैटेलाइट जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में ही रहे। लो अर्थ ऑर्बिट बेसिकली हम बोलते हैं कि 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक के हाइट एल्टीट्यूड को हम लोग बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। सिमिलरली जब भी हम लोग एक और ऑर्बिट है जिसको हम लोग बोलते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इसके लिए क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये है अब 2000 से लेकर 35,786 किलोमीटर तक। 35,786 क्यों है भाई, क्योंकि ये वही हाइट है जहां पर एक स्पेसिफिकली हमें क्या मिलता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जीएसओ मिलता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये एक ऐसा ऑर्बिट है जहां पर सैटेलाइट की रिवॉल्यूशन स्पीड और अर्थ की रोटेशन स्पीड सेम है। मान लो मैं अर्थ और ये सैटेलाइट, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमेशा हमसे कांस्टेंट ऐसे ऐसे ही घूमेगा, हमेशा हमें यहीं पर दिखेगा। देख रहे हो, मुझे तो ये हमेशा पेन जो है वहीं पर टिका हुआ दिख रहा है। अब चूंकि तुम मुझे और ये सैटेलाइट को, दोनों लोग को एक बाहरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो, तभी तुमको लग रहा है कि ये दोनों मूव कर रहे हैं। नहीं तो मेरे हिसाब से तो ये स्टेबल है। हाँ, मेरे हिसाब, तुम खुद करके देख लो ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे हिसाब से तो ये स्टेबल है। तो ऐसे ही हम लोग जीएसओ बोलते हैं उसको, इसीलिए नाम क्या दिया है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसकी शुरुआत मतलब ये जो है ये 35,786 किलोमीटर पर ही पाया जाता है। अब यहाँ पर देखो दो चीजें हैं, क्यों हम लोग बार बार अलग अलग टाइप के सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक बात समझने लायक है भाई साहब, कैसे, जरा देखो। मानते हैं कि अगर हमारे पास में ये हमारे लिए क्या है भाई, ये है हमारा गोला, अर्थ मान लेते हैं, और इसके लो अर्थ ऑर्बिट पर हम समझते हैं कि एक सैटेलाइट हमने लगा दिया। सैटेलाइट को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। अब ये सैटेलाइट हम बोल रहे हैं कि कितना एंगल कवर करेगा, तो हमने बोला यार ये छोटा सा यही वाला एरिया जो है ये इतना अर्थ का कवर करेगा। हमने कहा अच्छा भाई, अगर हम इस ऑर्बिट को लो अर्थ नहीं, अब हम लोग इस ऑर्बिट को मीडियम अर्थ बना दे तो मीडियम अर्थ बना दे तो इस केस में मैंने बोला कि हाँ भाई तब तो ठीक है, तब तो यार जो भी इसका एरिया ऑफ कवरेज होगा वो तो काफी बढ़ जाएगा, अब तो इतना एरिया देखने लगेगा ये। और यही चीज जो बोला जा रहा है कि अगर सोच लो कि अगर इसी ऑर्बिट को हमने जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में डाल दिया तो क्या होगा। हम लोग बोल रहे हैं फिर तो मुश्किल से 3 सैटेलाइट में पूरा अर्थ कवर हो जाए। यहाँ पर ये अब ये बड़े आसानी से भाई साहब, ये पूरा अब ये सॉरी ये पूरा बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं, है ना। ये पूरा एरिया अब ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, मतलब हमने बोला कि जितना सैटेलाइट हमसे दूर जाता जा रहा है वो लो अर्थ ऑर्बिट होगा, वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट होगा, या फिर हाई अर्थ ऑर्बिट, या फिर इसी, हम लोग इसको हाई अर्थ ऑर्बिट ना लिख के हम लोग अभी फिलहाल के लिए जीएसओ लिख देते हैं, जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इन सभी सिचुएशंस में हम देख रहे हैं इनका कवरेज बढ़ता जाएगा, इधर साइड से इधर साइड में जाते जाओगे, इसका मतलब है तुम्हारा जो कवरेज है वो कवरेज तुम्हारा घटता जा रहा है। लेकिन एक चीज का फायदा भी है, देखो जब भी तुम इंटरनेट चलाते हो ना तो तुम्हारा एक चीज बहुत ही प्रोमिनेंट होता है कि तुमने ऐसे कुछ भी चीज रिक्वेस्ट किया
वो तुरंत तुरंत तुम्हारे फोन में लोड हो जाए, मतलब इंटरनेट की स्पीड तुम्हें अच्छी खासी चाहिए होती है। धीमी इंटरनेट स्पीड पर हम लोग टॉलरेट ही नहीं कर पाते। इसीलिए हम लोगों को कहना था कि भाई साहब अगर तुम सोचो यहाँ पर हो और सेटेलाइट से तुरंत सिग्नल गया और वापस आ गया तो जल्दी आएगा, दूसरे जगह पर तो बड़ा दूर से वापस आएगा, तीसरे में तो बहुत दूर जाएगा, फिर उतने दूर से लौटेगा। तो मतलब कि सिग्नल में बहुत ज्यादा डिले देखने को मिलेगा। तो हम बोल रहे हैं कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंसी। क्या बोलते हैं भाई? लेटेंसी। और लेटेंसी जैसे जैसे हम लोग इस साइड में आ रहे हैं, लेटेंसी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और लेटेंसी कम होना इट्स गुड, कवरेज कम होना उतना अच्छा नहीं है, मतलब ठीक है भाई, लेकिन लेटेंसी अगर कम हो रही तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट की बात है। ये अब हम लोग का हाई स्पीड इंटरनेट ब्राउजिंग सर्विसेज देखने को मिलने वाला है। तो ये दो चीजें तो हमें यहीं समझ में आती है। अब जरा हम लोग समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। हाउ डू मेगा कॉन्स्टलेशन वर्क। सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं बेटा ना, ये लोग अपने लिए ऑप्टिकल इंटर सैटेलाइट लिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या बोल दिया मैंने बोला ऑप्टिकल इंटर सैटेलाइट लिंक्स। देखो यहां पर इस बात का ध्यान देना, लिंक्स, इसका मतलब ये है कि ये जो दो सैटेलाइट, पहले तो तुम समझना कि लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहे हैं बेटा, इट्स इन थाउजेंड्स, अप्रोक्सीमेटली 40,000 सैटेलाइट्स तक लॉन्च होंगे तब जाके हमारा पूरा अर्थ कवर होने की बात हो रही है। अब यहाँ पर इतने सारे सैटेलाइट्स का मतलब ये है कि ये सब लो अर्थ ऑर्बिट में बेटा, इट इज अप्रोक्सीमेटली 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये लोग चल रहे होते हैं। तो किसी भी एक प्लेस पर किसी एक सैटेलाइट का ठहर पाना बहुत मुश्किल है। तो क्या होगा कि वो सैटेलाइट थोड़ी ही देर में, मतलब विद इन अ सेकेंड, वो क्या होगा, कहीं आगे शिफ्ट हो जाए, उसकी जगह लेने के लिए कोई दूसरा सैटेलाइट आएगा। तो वही हम बोल रहे हैं कि क्या इन दोनों के बीच में आपस में हवे हवे में ही क्या है भाई साहब, कनेक्शन है क्या, ऊपर ही ऊपर कनेक्शन है क्या? तो हमने बोला हाँ है, और इसी को हमने क्या बोला भाई, ऑप्टिकल इंटर सैटेलाइट लिंक। कि वो जैसे ही अभी तक डेटा ट्रांसफर कर रहा था, तब से उसका काम खत्म हो गया, वो आगे बढ़ गया, उसकी जगह पर कोई दूसरा आ गया, तो दूसरा आके उसको टेकअप तभी कर पाएगा, उसके आगे काम तभी कर पाएगा जब उसको उसके पीछे का सारा काम पता हो। और ये बताएगा कौन? जो कंप्यूटर थोड़ा, जो सैटेलाइट थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, वो इसके इन दोनों के बीच में हम बोल रहे हैं कि हमेशा एक ऑप्टिकल इंटर सैटेलाइट लिंक बना होगा, जिसके थ्रू कि वो लाइन ऑफ साइट से जैसे ही हटने वाला हो, उससे पहले ही सारा का सारा डेटा ट्रांसफर। तो इसके बेसिस पर क्या हो रहा है कि हम लोग बार बार इसी को देख रहे हैं और हम लोग समझते हैं कि यही है हमारे लिए क्या, हमारा स्पेस बेस्ड इंटरनेट। यहाँ पर एक बात का बस ध्यान देना कि कुछ कुछ चीजें यहाँ पर थोड़ी महंगी हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा प्लान आएगा वो लगभग लगभग आएगा बेटा $50 पर मंथ। $50 पर मंथ मतलब कि लगभग लगभग 400-450 रुपए पर मंथ। तो 400-450 रुपए पर मंथ से सस्ते प्लान तुम्हारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो अभी तो ये टफ कंपटीशन फेस कर सकता है ये इलॉन मस्क भैया वाला सैटेलाइट जो है, बट ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत ही जल्द अब ये इंडिया में रोल आउट होने वाला है। तो ये पूरा आर्टिकल था हमारा, हाउ डज सैटेलाइट इंटरनेट वर्क। यहाँ पर अगला आर्टिकल जो है हमारा वो है व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग। व्हाट हैव बीन द इम्पैक्ट ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग। देखो इथेनॉल ब्लेंडिंग समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये है क्या। तो एक आर्टिकल तो यहाँ पर आपने देखा ही है, दूसरा आर्टिकल बेटा एक और है, ये बोलता है कि व्हाट डज साइंस से अबाउट गवर्नमेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग प्लान। साइंस क्या कहता है इसके लिए, तो साइंस की बातें भी जरा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इस आर्टिकल में बायोफ्यूल को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। इसमें बोला गया है कि देखो भाई बायोफ्यूल क्या है, बेसिकली ये हमारे पास एक ऐसा फ्यूल है जिसको हमने बनाया है बायोमास से। बायोमास क्या होता है? बायोमास हमारे लिए एक प्लांट वेस्ट होता है, प्लांट वेस्ट। और इसी प्लांट वेस्ट से ही, इसी बायोमास का इस्तेमाल करके ही हम लोग क्या बना रहे हैं, बायोफ्यूल बना रहे हैं। अब इस बायोफ्यूल को बनाने में हमें फायदा क्या मिलता है? अच्छा, इसके अलावा जैसे तुम्हारे पास में ऑपोजिट तौर पर क्या होता है, हमने बोला कि सर हमारे तो नॉर्मल फ्यूल होते हैं, फ्यूल्स लाइक पेट्रोल। तो ये कैसे बनते हैं? हमने कहा कि भाई देखो ये बनते हैं जब ये मिलियंस ऑफ सालों तक नीचे बिल्कुल दबे हुए, यहां पर आप पढ़ सकते हो कि ये रेगुलर पेट्रोल जो है वो बेसिकली फॉसिलाइज्ड रिमेन से मिलके बनता है। फॉसिलाइज्ड रिमेन से मिलके बनता है, इसका मतलब ही यही है कि इसको बनने में कम से कम मिलियन सालों लग जाते हैं।
और ये मिलियन सालों के अंदर अंदर फिर बनता है। हम बोल रहे हैं कि भाई साहब हम एक काम कर रहे हैं, यहां से प्रोड्यूस हो रहा है बायोफ्यूल और यहां से फ्यूल से क्रूड ऑयल वगैरह से यहां पर आ रहा है पेट्रोल। हम बोल रहे हैं इन दोनों को जरा मिक्स करके देख लेते हैं और हमने एक अंदाजा लिया E20। E20 का मतलब है कि बायोफ्यूल जो है या फिर इथेनॉल स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो 20% इथेनॉल का मिक्सचर होगा पेट्रोल। तो ये है हमारे लिए मिशन और इस मिशन को हमें कंप्लीट करना है कब तक? 2025 तक। 2025 बस अंत आने ही वाला है। सीम्स डिफिकल्ट टू कंप्लीट बट ठीक है, बातचीत अभी तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, इथेनॉल कैसे बनना चाहिए? तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा देखो, इथेनॉल या तो शुगर बेस्ड हो या फिर मोलासिस के थ्रू बना हो। मोलासिस क्या होता है बेटा? ये बेसिकली शुगर केन प्रोडक्शन का जो बाई प्रोडक्ट बचता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मोलासिस। ये एकदम से एक थिक लिक्विड, काले रंग की थिक लिक्विड जैसा होता है जिसके अंदर में शुगर कंटेंट ठीक ठाक ही मतलब 40% रिच इन शुगर होते हैं ये सब। फिर अब यहां पर बोला गया कि ठीक है भाई, अगर ये सब काम कर रहे हैं देन व्हाट इज द चैलेंज? देखो चैलेंज ये है कि कई सारे जो हमारे टेक्निकल सेगमेंट्स हैं उनका ये कहना है कि इथेनॉल 20 के ब्लेंडिंग से हमें फायदा नहीं, हमें बल्कि नुकसान होते जा रहा है। अब ये फायदा और नुकसान कैसे है, जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं भाई, क्या कहना है उनका, क्यों क्यों नुकसान बोले जा रहे हैं। देखो ये बोला जा रहा है कि देखो सबसे पहले इसका जो प्रॉब्लम है उसको समझने के लिए अच्छा एक और कॉन्सेप्ट तुमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले कि यहां पर ना दो चीजें होती है, एक होता है बेटा क्या? कैलोरिफिक वैल्यू। कैलोरिफिक वैल्यू, कैलोरिफिक वैल्यू क्या होता है? कैलोरिफिक वैल्यू बेसिकली बेटा हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी चीज है जो कि मोटा मोटा यील्ड को मेजर करता है। और इसी के साथ साथ एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर हम बोलते हैं कि ये क्या है भाई? ये बेसिकली जब इंजन नॉक करता है, मतलब इंजन जब परमानेंटली चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, तो ये बेसिकली फ्यूल का एक रेसिस्टेंस होता है। फ्यूल्स रेसिस्टेंस टू इंजन नॉकिंग। यहां पर अब हमारे सामने दो चीजें होगी। इथेनॉल की अगर बात करें तो क्या है? हमने बोला कि देखो भाई इथेनॉल में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इथेनॉल का पेट्रोल के मामले में कैलोरिफिक वैल्यू क्या है बेटा? कम है। अरे ये कैसे हो गया सर? हम तो बोल रहे हैं ज्यादा होना चाहिए ना, तभी तो ये ज्यादा एफिशिएंट होगा। हमने कहा नहीं नहीं, जो इसका यील्ड है, जो इसकी एफिशिएंट बर्निंग है, वो तो बेटा किसका कम है? इथेनॉल का पेट्रोल कंपैरिजन में कम ही है। फायदा क्या मिल रहा है कि उसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा है। ऑक्टेन नंबर ज्यादा होने का मतलब है कि बेसिकली ये इंजन को ज्यादा देर तक नॉक नहीं करता रहेगा, मतलब उसको खराब नहीं करेगा। वियर एंड टियर यहाँ थोड़े से होने के कम चांसेस रहेंगे। और इन सबसे ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आखिरकार हम ब्लेंडिंग क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन है बेटा ऑक्सीजनेट का। ऑक्सीजनेट, यहां पर तीसरा पॉइंट तुम्हारे लिए आना चाहिए, इसका ऑक्सीजनेट का। ये क्या करेगा भाई? हम बोल रहे हैं कि इथेनॉल में पाया जाता है ये ऑक्सीजनेट, और जब भी फ्यूल बर्न होता है ना, तो फ्यूल को बर्न होने के लिए बेटा क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो है ये बहुत तेजी से सप्लाई किया जाता है। अब कई बार जो सप्लाई है ना, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस के कारण हम लोग देखते हैं कि बड़े सारे डिसरप्शंस वगैरह भी होते हैं, इंजन चलते चलते बंद हो जाता है। तो इसके इसके लिए हमने बोला कि भाई इथेनॉल ब्लेंडिंग अगर करेंगे ना, तो ऑक्सीजनेट ऑक्सीजनेट जो है ये बेसिकली फ्यूल को और एफिशिएंटली बर्न करने में हेल्प करेगा। तो हमने बोला कि इन सबका मिक्स थॉट है, तो कहीं कुछ फायदा है कहीं कुछ नुकसान है। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्टली अच्छा या परफेक्टली बुरा नहीं होता, उसके अंदर डेफिनेटली कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ दोनों के दोनों होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग यही देख रहे थे कि अच्छा अब इसमें एक चीज प्रॉब्लम क्या है। अब कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। पहला तो ये है कि इसका फायदा मिला हमें कि भाई साहब इसका ऑक्टेन नंबर चूंकि कम है, तो इट विल नॉक और बर्न द इंजन विथ अ डिक्रीजिंग स्पीड। ऑक्टेन नंबर ज्यादा है तो ये इंजन बचा के रखे। दूसरा लेकिन इसके साथ साथ बिल्कुल ऑपोजिट चीज वो ये है कि इथेनॉल जो है, इथेनॉल जिसको हम लोग ब्लेंड करने की बात कर रहे हैं, इथेनॉल
ये इथेनॉल जो है बेटा वो है हमारे लिए एक हाइग्रोस्कोपिक, हमारे लिए क्या है भाई ये एक हाइग्रोस्कोपिक नेचर का इथेनॉल है। इसका मतलब क्या है भाई, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब बड़ा ही सिंपल सा है कि ये वाटर लविंग है। वाटर लविंग, तो वाटर लविंग होने का मतलब क्या है, इससे फायदा है, इससे नुकसान क्या होगा। वाटर लविंग है भाई साहब, पेट्रोल में अंदर अंदर पानी अगर घुस गया और कॉन्टिन्यूस बर्न वर्न होता रहा या फिर 2-4 दिन के लिए गाड़ी तुमने खड़ी कर दी, तो इन सब के बाद तुम क्या देखोगे कि भाई साहब तुम्हारे इंजन में तो थोड़े जंग लग गए। अब उसके जंग लगने से क्या होगा, तुम्हारा जो पिस्टन मैकेनिज्म है वो भी अफेक्ट होगा। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो काफी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी इसके सिर्फ और सिर्फ वाटर एबिलिटी के होने से, वाटर एफिनिटी या फिर लविंग टूवर्ड्स वाटर। तो बेसिकली अब दूसरा क्या है कि इसी के चलते तो इंजन में कहीं पर भी अगर स्टॉपर, रबर, प्लास्टिक ऐसे कोई भी चीज रखे हुए हैं तो वो उनको भी क्या करता है, जलाने का काम करता है, उनको भी खत्म करने का काम करता है, जिस पे कि अभी तक हम लोग नियंत्रण नहीं पा पाए हैं और अभी करेंगे हम लोग आगे चलते। तो हमने बोला कि ठीक है भाई, इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल ये कर लेते हैं कि जो भी पुराना ओल्डर रबर वगैरह था, अब रबर प्लास्टिक जो था सब निकाल देते हैं और उसके जगह पर मतलब जो आजकल के नए इंजन आते हैं BS4 BS6 से रिलेटेड, तो उन सभी के पास में स्टॉपर्स ये प्लास्टिक वगैरह के नहीं लगे होते, उनके पास अच्छे से होते हैं। तो फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ यहाँ पर हम लोग इस चीज को बोल सकते हैं, है ना, कि ये क्या बोलते हैं कि ये अच्छा, एक चीज और तुम्हारे लिए बता देता हूं मैं कि जो ओल्डर रबर है, सरकार बोल तो रही है, फिर लोग नहीं बोलेंगे इस चीज को कि अरे सर जी पहले इथेनॉल ब्लेंडेड बनाया आपने, फिर उसके बाद क्या करा रहे हो आप हमसे, आप बोल रहे हो कि अच्छा तुम अपना स्टॉपर मशीन में एक बार प्लास्टिक वगैरह का है, रबर का है, एक बार चेंज करवा दो यार। चेंज करवा दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। यार चेंज करवा देंगे क्या मतलब है, चेंज करवा देंगे तो पैसे लगेंगे ना, उसमें फ्री फंड में थोड़ी ना हो जाएगा। आप ही ने बोला इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल करो, तो फिर क्या करें। तो उन्होंने बोला अरे भैया इन्वायरमेंट को सेव कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा E20 अगर इस्तेमाल करोगे तो बाकी लोग बोल रहे हैं कि अरे नहीं नहीं, E20 के इस्तेमाल करने से ना तुम्हारा इंजन खराब हो जा रहा है यार। हाँ, इंजन खराब हो जा रहा है, लेकिन साइंस ये बात पर अभी भी नहीं मानता। जो रिसर्च कहते हैं उनका ये कहना है कि देखो इथेनॉल अप टू 20% ब्लेंडिंग अगर हम लोग देखें ना, तो उससे कोई इतना खराबी नहीं होगा, उससे कोई इतना दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अगर हम लोग सेम इंजन पर 100% इथेनॉल चलाने लगेंगे तब तो बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन 20% तक इथेनॉल मिलाने का कोई भी असर हमें इंजन की एफिशिएंसी पर नहीं दिखेगा। पॉइंट नंबर टू ये है कि बियॉन्ड, मतलब ऑल्दो द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ इथेनॉल इज लेस, लेकिन अगर ड्राइवर थोड़े सही से कार चलाएं या फिर उस कार को एफिशिएंटली एसी का सही से इस्तेमाल और बाकी सब कुछ कराएं तो उसका भी कोई असर हमें नहीं देखने को मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमने एक इस आर्टिकल में लिखा भी हुआ था कि ओवरऑल मैं तुम्हें बताता हूं कि इसमें जैसे इस वाले आर्टिकल में लिखा हुआ था कि ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया ने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 700 लाख टन, आप समझ नहीं पा रहे हो इस चीज को, कितना बोला, 700 लाख टन का कार्बन एमिशन रोकने की बात की है, 700 लाख टन। हालांकि देखो इसमें एक चीज की और बात है कि अगर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल ना करके तुम सीधे ईवी पर आ जाओगे तो ईवी से तो इससे भी ज्यादा टारगेट अचीव करोगे। बट ऑल्दो वी मतलब हम लोग अभी भी ईवी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये सारे हम लोग को इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल वगैरह ये सब मिलाना पड़ रहा है। और ये भी बोला जा रहा है कि जो नए वाले इंजन है ना, जैसे BS4 BS6, इन सब पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इससे पहले वाले चीजों पर, है ना, वहां पर मेजर प्रॉब्लम आएगी। फिर हमने बोला कि ये जो है स्टोइचियोमेट्री रेशियो एक और चीज होती है भाई। स्टोइचियोमेट्री रेशियो क्या होता है, ये होता है एयर टू फ्यूल रेशियो। एयर टू फ्यूल रेशियो, एयर टू फ्यूल रेशियो मतलब फ्यूल को बर्न करने के लिए जितने एयर की रिक्वायरमेंट है वो उतना एयर लेके आ पा रहा है कि नहीं। इसको मैं अलग से लिख भी देता हूँ, क्या है, स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री रेशियो या फिर स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो लिख देता हूँ इसको, मेट्रिक रेशियो, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो। ये जो है हमारे लिए, ये एयर टू फ्यूल मतलब कि ये क्या करता है, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो जो है, अब तुम अगर इथेनॉल ब्लेंडेड बना रहे हो तो उसमें ऑलरेडी तुमने क्या बोला, ऑक्सीजनेट है, वो ऑक्सीजनेट है तो इसका मतलब है कि उसका स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो भी इंप्रूव्ड रहेगा, तो इसीलिए इसको फ्यूल बर्न एफिशिएंसी बढ़ जा रही है। लेकिन बोल रहा है कि देखो ओवरऑल तुम्हें फायदा ही मिल रहा है, इसका मतलब ये है सिंपल सा कि ओवरऑल तुमको फायदा ही मिल रहा है
जब भी स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो अच्छा होगा तो तुम्हारा जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स, इन सब का एमिशन जो है, इन सब का एमिशन हम बोल सकते हैं रिड्यूस हो जाता है, इन सब का एमिशन कम हो जाता है। तो ओवरऑल देखा जा रहा है तो हमारे जो क्या बोलते हैं इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल सिस्टम है वो अब काफी ज्यादा हमें हेल्प करेंगे। मतलब कि इस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि हेल्प कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम बोल रहे हैं E20 तक सच में कोई भी लॉस नहीं है। इनफैक्ट ब्राजील जैसे कंट्री हैं जहां पर E27 पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है, दे हैव ब्लेंडेड 27% इथेनॉल इन दैट, और उस पर भी वो आज से नहीं कर रहे हैं, वो कई सालों से कर रहे हैं और उन पर कोई भी असर नहीं हुआ है। फ्यूचर में हाँ ऐसा जरूर बोला जा रहा है कि भाई देखो जो नई नए इंजन बने उन पर ये बातों का ध्यान दिया जाए कि भाई देखो कुछ भी एडिशनली चीजें यहाँ पर नहीं ऐड करनी है, लेकिन फिर भी मतलब प्लास्टिक और ये सारी चीजें, रबर ट्यूब्स वगैरह नहीं लगाने हैं और क्या, और इनकी एफिशिएंसी ऐसी मेंटेन करो जिससे कि जो भी मान लो कि इथेनॉल के तरफ से भी अगर और ज्यादा हम लोग बढ़ाएं तो उसको भी ये सहन कर ले, मतलब उसको भी ये बहुत अच्छे तरीके से चला ले। तो ये सारी चीजें हमने बताई। एक बार मैं फिर से तुम्हें बता देता हूँ क्या क्या हमने इस वाले आर्टिकल में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि भाई इथेनॉल जो होता है ब्लेंडिंग, मतलब बायोमास के जलने से या बायोमास के फर्मेंट होने से हम लोग क्या बनाते हैं, इथेनॉल या फिर बायोफ्यूल बनाते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि भाई सब देखो कैलोरीफिक वैल्यू और ऑक्टेन नंबर का क्या खेल है। कैलोरीफिक वैल्यू इथेनॉल का कम है और ऑक्टेन नंबर ज्यादा है, तो ऑक्टेन नंबर से फायदा मिल रहा है और कैलोरीफिक वैल्यू से हमें कम मिल रहा है, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसका कम है तो उससे घाटा मिल रहा है। बट हमने बोला कि ओवरऑल एक और घाटा ये है कि इथेनॉल का हाइग्रोस्कोपिक नेचर, वो जंग क्रिएट कर रहा है, रस्ट क्रिएट करेगा, और अगर 2-4 दिन के लिए आपने गाड़ी खड़ी कर दी तो उससे ज्यादा और ज्यादा प्रॉब्लम घुसेगी। फिर हम बोल रहे हैं कि जो पुराना ओल्डर रबर वर लगा होता था वो उसको भी कोरोड कर देता है, उसको भी हटा देता है, उसके भी छोटे छोटे पीसेस आपके मशीन में घूमने लगते हैं, एफिशिएंसी और फर्दर डिक्रीज हो जाती है। फिर ये बोला कि देखो इन सभी चीजों का जो खेल है वो BS4 के इंजन से पहले की है, BS4 से BS6 जो जो भी है उनमें इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ब्राजील का कंपैरिजन दिखाया इसमें और बताया कि स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो तो भाई साहब देखो कम से कम सही है उसकी। और ये बोला कि जिसका स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो ज्यादा अच्छा होगा उसको नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर या फिर कार्बन के ऑक्साइड नहीं निकलते हुए दिखाई देंगे। तो यही सारी चीजें हमने बताई इस पूरे आर्टिकल में। और इसी तरीके से अगर हम इस वाले आर्टिकल की बात करते हैं तो इसने बड़े बेसिक से समझाया सबसे पहले कि भाई साहब देखो सबसे पहले जो रबर्स होते हैं, रबर्स जो होते हैं ना वो बेसिकली क्या होता है, प्लास्टिक कंपोनेंट से बने होते हैं, जैसे कि इलास्टोमर्स प्लास्टिक कंपोनेंट्स इन सब से बने होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हमने किया ना, तो यहाँ पर ये सारी चीजें भी इलास्टोमर्स जितने हैं उसमें वो मटेरियल्स डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि वैसे देखो लोगों का मन भी नहीं है, सिर्फ 12% ऑफ द पीपल एमंग 3600 क्वेश्चन आर इंटरेस्टेड इन इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, बाकी लोगों को नहीं चाहिए, मना कर रहे हैं, सीधे सीधे मना कर रहे हैं। फिर हमने बोला कि देखो भाई अगर तुम इस सभी प्रॉब्लम्स में फंसोगे तो तुम्हारा सॉल्यूशन तो वैसे ही आएगा, एक निग्लेक्ट आएगा। लोगों का यहाँ पर ये डिमांड है कि भाई साहब एक काम करते हैं ना, लोगों के स्वेच्छा के ऊपर छोड़ो ना, कि जिसको इथेनॉल 20 चाहिए वो लेगा, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं लेगा। क्योंकि बड़े सारे ड्राइवर्स अब इस चीज की शिकायत कर रहे हैं कि उनका एवरेज नहीं निकल पा रहा है। उनका एवरेज इसलिए नहीं निकल पा रहा है कि वो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि उनके इंजन के कुछ पुराने कंपोनेंट्स हैं जो कि इथेनॉल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे दूसरा ये रीजन है कि उन्होंने उतने एफिशिएंटली कार को ड्राइव नहीं किया है, जिसकी वजह से उनका फर्दर ये डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यही सारी चीजें हैं। और दूसरा यहाँ पर ये भी बोला गया कि देखो इससे पहले ना थोड़ा अब एग्रीकल्चरल फील्ड की बात करते हैं कि आखिरकार इनको कहाँ से प्रोड्यूस किया गया था, कहाँ से प्रोड्यूस किया गया था। उसके लिए मैं बताता हूँ कि इंडिया में बहुत सारा, देखो एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग को चाहिए इसके लिए शुगर केन, मान लो तो शुगर केन जो है, शुगर केन की रिक्वायरमेंट होती है कम से कम नहीं तो 150 से 300 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। लेकिन हमारे कंट्री में 150 से 300 सेंटीमीटर और रेनफॉल तो बहुत ही कम मिलते हैं। तो इसीलिए अब क्या हो रहा है कि एक प्रॉब्लम ये जुड़ाई गई कि भाई साहब ये ना अंडरग्राउंड वाटर सोक करना स्टार्ट कर चुके हैं शुगर केन की ज्यादा खेती होने से। अब देखो शुगर केन पर आपको भी पता है कि क्या मिलता है भाई, बताना जरा। जैसे जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल क्रॉप्स पर MSP मिलता है, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि शुगर केन को के प्राइस को सरकार किस तरीके से किस स्कीम के अंतर्गत कंट्रोल करती है या फिर एक फिक्स्ड प्राइस देती है, जरा मुझे बताना है ना। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे समझने के लिए। तो हमने बोला कि यहाँ पर अब धीरे धीरे क्या है ना, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल मेथड्स इस्तेमाल होने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चल जा रहा है कि भाई साहब गन्ना को तो चलो एक तो तुम उसका मीठा निकाल के बेचोगे तो बिकेगा ही बिकेगा,
उसका मोलासेस जो है बायोफ्यूल वाली कंपनी बहुत अच्छे दाम पर खरीद ले रही है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम का जो सपना है ना, वो इसके प्रोडक्शन से दिख मतलब साकार होते हुए दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट द कॉस्ट ऑफ अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल मेथड, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। फिर यहाँ पर बोला गया, देखो एक्चुअल में देखा जाए तो इंडिया ने ऑलमोस्ट 30% अपना लैंड ऑलरेडी डिग्रेड कर लिया है। यहाँ पर इंडिया का जो राइस एलोकेशन है जिससे कि इथेनॉल बनाया जाता है, हम बोल रहे हैं कि ये 5.2 मिलियन मेट्रिक टन रिकॉर्ड रहा है कि इतना पहुंच चुका है। दूसरा यहाँ पर हम बोल रहे हैं कॉर्न जो है ना, वो 34% कॉर्न का जो टोटल प्रोडक्शन था उसको बायोफ्यूल बनाने के लिए कन्वर्ट कर दिया गया, टिल्ट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, 1.37 लाख टन ऑफ कॉर्न फिर हमें इंपोर्ट करना पड़ा। तो बात वही है ना कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? इससे अच्छा क्या है तुम सेकंड जनरेशन फ्यूल या फिर थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल या फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल पर धीरे धीरे शिफ्ट हो जाओ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखो 22% इंडिया का शुगर केन जो है वो इथेनॉल प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया गया 2024 में। अब 22% शुगर की कमी तो हुई, भरपाई कहीं से तो होगा ही, शुगर का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यहाँ पर भी एक रीजन है। लेकिन जैसे कि अब कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें लिखा हुआ है कि ट्रम्प जो चाहते हैं ना, ट्रम्प चाहते हैं कि हमारा इकोनॉमी इन सब चीजों के लिए खुल जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन के जो शुगर मिल एसोसिएशन है वो नहीं चाहती ये सब, क्योंकि उनको प्रॉफिट मिल रहा है, अभी प्रॉफिट मिल रहा है। ट्रम्प आ जाएंगे या फिर ट्रम्प के यूएस वाले शुगर केन्स अगर आने लगेंगे यहाँ पर, तो फिर इनको इतना प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। इंडिया ने हम बोल सकते हैं कि अभी अपने रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पर काम करने के लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए इन सब चीजों को बात की है। सब लोग बोलते हैं कि यार ईवी जो है, ईवी को बना लेते हैं यार, ईवी कर देते हैं, ईवी से तो और ज्यादा फायदे मिलेंगे। उसका सबसे बड़ा लॉस मैं आपको बताता हूँ, जब तक आप एक डेवलपिंग कंट्री में हो, तो डेवलपिंग कंट्री में ज्यादातर बिजली का जो प्रोडक्शन है वो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से होता है। तो भैया तुम कान ऐसे पकड़ो या फिर ऐसे पकड़ो, बात तो वही है कि तुम बोल रहे हो कि हम स्कूटी चलाएंगे, भाई स्कूटी इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज करने के लिए जो बिजली का इस्तेमाल कर रहे हो वो तो कोल थर्मल पावर प्लांट से ही आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को दोनों स्टेजेस पर काम करना है। अगर ईवी लेके आना है ना, तो उसी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के पावर प्रोडक्शन को भी जनरेट करना धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा। और इन सब के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट अपने पास में एक बहुत उम्दा सॉल्यूशन के तौर पर दिख सकता है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि बेसिकली हाँ, एक चीज का यहाँ पर और भी ईवी के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि ईवी को चाहिए यार, देखो रेयर अर्थ एलिमेंट, आरईई, रेयर अर्थ एलिमेंट के अलावा ईवी कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर रेयर अर्थ एलिमेंट मिले, और सबसे बड़ी बात क्या है कि रेयर अर्थ एलिमेंट का प्रोडक्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है बेटा चाइना के अंदर। अब चाइना की तरफ से अगर कोई भी हमारे कंट्री में इंपोर्ट बैरियर आ जाता है, मतलब कि हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो फिर हमारे सभी के सभी ईवी का प्रोडक्शन जो है वो ठप हो जाता है। और इसके पीछे कोई एक दो एग्जाम्पल नहीं है, जैसे मारुति सुजुकी का एक विटारा ईवी आया है, उसका प्रोडक्शन कुछ महीनों से, पिछले कुछ दिनों से इसलिए बंद है क्योंकि हमारे पास में क्या नहीं है, रेयर अर्थ एलिमेंट का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं है। सिमिलरली ये तो एक केस स्टडी है, ऐसे बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जहां पर ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो यही सारा पूरा आर्टिकल था, इसमें मतलब इतनी इंफॉर्मेशन ही थी कि फायदे क्या है नुकसान क्या है। कंक्लूजन बेटा हमेशा इसी बात पर रखना, सरकार अभी फिलहाल के लिए यही चाहती है कि E20 रहे, और इट इज बैक्ड अप बाय साइंटिफिक रीजंस, कि जो भी बाकी लोग बोल रहे हैं ना नुकसान है, वो नुकसान सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनका पुराना इंजन है बेटा, और दूसरा ये कि उन्होंने एफिशिएंटली उस फ्यूल का इस्तेमाल करके, ड्राइवर की गलती थी, वो चलाया नहीं। अगर ये दोनों ही चीजें सही की जाए तो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल्स की एफिशिएंसी आपके सिर्फ पेट्रोल से ज्यादा है, और यही सरकार चाहती है। भले कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमने बड़े सारे प्रॉब्लम्स गिने यहाँ पर, लेकिन उन सभी के लिए हमेशा याद रखना कि E20 पेट्रोल इज ऑलवेज बेनिफिशियल। फिलहाल अभी आपको यही स्टैंड लेना है, हमेशा हमेशा, अभी जब तक कि कोई भी गवर्नमेंट के साइड से कुछ भी नए पोजीशंस नहीं सामने आते हैं तब तक। तो आई होप कि आपको ये मतलब तीनों ही आर्टिकल्स अपने समझ में आए होंगे, और समझने के बाद आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने लिए मतलब पढ़ा होगा, समझा होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।